हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा उप्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन जो है वो सपोर्ट दोनों को करता है। पाइथन सपोर्ट प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इट इज़ अप टू द डेवलपर कि वो किस टेक्निक का यूज़ करना चाहता है फॉर कोडिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने इस सीरीज़ में जो भी कोडिंग किया था ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल स्टाइल ऑफ कोडिंग। उसमें क्या होता है कि चीज़ें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। लाइक इंस्ट्रक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, है ना, और प्रोग्राम के एंड तक एग्जीक्यूट होता है। और प्रोसीजरल में जो होता है, हम लोग फंक्शंस और प्रोसीजर का यूज़ करते हैं टू राइट आवर प्रोग्राम। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? प्रोसीजर एंड फंक्शंस। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजर और फंक्शंस में? तो लाइक बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रोसीजर को आप बोल सकते हो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्रोसीजर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक कोडिंग स्टाइल यूज़ कर रहे थे, उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे। तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? तो इसको हम लोग एक प्रॉब्लम से देखते हैं। हमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें 2 फीचर्स हो। एक स्टूडेंट का डिटेल हम लोग ऐड कर सकते हैं और दूसरा उसका डिटेल्स हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग ये 2 फीचर ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों टेक्निक से देखेंगे, प्रोसीजरल में कैसा दिखता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसा दिखता है। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट मैं ये शो करना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। इसको हम लोग डिटेल में जुपिटर नोटबुक में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसीजरल जो होता है ना, उसमें आप देखोगे कि जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, और इधर देखोगे हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, उसके बाद 2 फंक्शन ऐड किया। एक जो फंक्शन जो है वो स्टूडेंट का डिटेल्स ऐड कर रहा है इन स्टूडेंट जो लिस्ट है उसमें, दूसरा उस डिटेल को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं और लास्ट में हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे सीक्वेंस वे में होता है। ठीक है, सीक्वेंस वे में होता है और हम लोग इसमें प्रोसीजर और फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रोसीजरल। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, है ना, क्लास को डिफाइन करते हैं। एक हमने स्टूडेंट क्लास बनाया, एक स्टूडेंट मैनेजर क्लास बनाया, उसमें भी कुछ फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं। इसको हम लोग फंक्शंस बोल सकते हैं या फिर इसका मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेंबर्स, या इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा देखोगे ये सारे जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, या मेंबर वेरिएबल बोल सकते हैं, मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे भी वही हैं। और एक बार जब हमने दोनों क्लास डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट में चीज़ें ऐड करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती है, इसलिए इसको बोलते हैं उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ मेथड्स और फंक्शंस यूज़ करते हैं और चीज़ें ऊपर से नीचे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसका क्या क्या बेनिफिट होता है उप्स का, तो आप अभी के लिए बस इतना समझो कि उप्स जो होता है दैट इज़ फार बेटर व्हेन इट कम्स टू सॉल्व या मॉडल ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, या चीज़ें जब हमें स्केल पे करना होता है ना। अभी हम लोग एक स्टूडेंट का डेटा ऐड, 2 स्टूडेंट का डेटा ऐड करें, अगर हमें 100 स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है, ठीक है, तो कौन सा बेटर होगा? तो हम देखेंगे कि दिस अप्रोच भी इज़ बेटर जब हम लोग 100 स्टूडेंट का डेटा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लो एक इंजीनियर काम कर रहा है। ठीक है, एक इंजीनियर काम कर रहा है, फिर मान लो 100 इंजीनियर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोई जो है ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, कोई इसके डेटा को डिलीट ना कर दे, है ना, कोई दूसरा बंदा जो है वो सिमिलर वेरिएबल ना बना दे। तो
ग्लोबल वेरिएबल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब चीज़ें स्केल पे होती है ना, तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेटर देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम लोग रीजंस देखेंगे, ये मैंने बस हाईलाइट कर दिया है चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें होती है। ठीक है, अगर हम लोग उप्स यूज़ करते हैं तो उससे हमारा कोड का रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। कैसे होता है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। रीयूजेबिलिटी बढ़ता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है, मॉडुलारिटी बढ़ता है, मॉडुलारिटी बढ़ता है, कोड जो होता है वो ज़्यादा मेंटेनेबल होता है। मतलब अगर मुझे इसमें कुछ अपडेट करना हो, कुछ फीचर इम्प्रूव करना हो या कुछ चेंजेस करना हो, तो उप्स में जो होता है वो ज़्यादा मेंटेनेबल होता है, उसको ईजिली हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। अब आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, दोनों चीज़ें कैसे दिखती है, कोड का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, लाइक उसको हम लोग समराइज़ करते हैं। ठीक है, समराइज़ करते हैं क्या क्या हमने देखा। तो हमने देखा कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है ना, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है यूजिंग फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, फॉलोइंग ए टॉप डाउन अप्रोच हमने देखा था अभी। उसके बाद हमने देखा कि जो हम उप्स होता है ना, उप्स होता है उसमें क्या होता है, कोड जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हमने देखा। उसके बाद उप्स जो हम लोग यूज करते हैं उससे हमारा कोड क्या होता है, उसका री यूजेबिलिटी हाई हो जाता है। उप्स जो हम लोग कोड लिखते हैं उप्स टेक्निक से, उसका रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी अगर कंसीडर करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है ना, उसका वो ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उप्स का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के हेल्प से हम लोग चीज़ों को प्राइवेट मोड में रख सकते हैं और हम लोग एक गेटर सेटर दे सकते हैं, जिसके हेल्प से, जिसके कारण वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजरल होता है ना, प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग होता है, दैट इज़ आइडियल फॉर स्मॉल या फिर सिंपल प्रोग्राम्स। लाइक मुझे कोई डेटा प्री प्रोसेसिंग करना है ना, डेटा प्रोसेसिंग करना है, या फिर कोई मैट्रिक्स मेल मुझे सेंड करना है, सेंडिंग मैट्रिक्स मेल टू ऑल द स्टेक होल्डर। मतलब मुझे डेटाबेस से कुछ मैट्रिक्स रीड करना है, लाइक हमारा वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है, चीज़ें कैसे काम कर रही है, एवरेज सेशन का क्या ड्यूरेशन है, कस्टमर का क्या फीडबैक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग, अगर मैं सारे स्टेक होल्डर के थ्रू मेल से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मैं ऑटोमेशन यूज़ करूँगा उसको मैं एज ए स्क्रिप्टिंग प्रोसीजरल वे में लिखूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन डिज़ाइन करना हो, ठीक है, लार्ज स्केलेबल अगर एप्लीकेशन डिज़ाइन करना हो, लाइक कैसा, फ्लिपकार्ट जैसा ई कॉमर्स अगर मुझे डिज़ाइन करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, या फिर कोई गेम डेवलपमेंट करना हो, ठीक है, गेम डेवलपमेंट, तो ये सारे केस में उप्स ऑलवेज बेटर होगा कंपेयर टू प्रोसीजरल। तो अब ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग वही एग्जांपल पे आते हैं जो हमने पहले देखा था कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुझे डिज़ाइन करना है, जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट का डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ और उसका जो डिटेल्स है उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ फंक्शन जो मैं लिखूँगा। एक स्टूडेंट, एक मैं क्या करूँगा, लिस्ट ले लूँगा और एक फंक्शन में दूंगा ऐड स्टूडेंट, जो कि 3 आर्गूमेंट्स लेगा, नेम, एज एंड ग्रेड, और उसको डिक्शनरी के फॉर्म में वो स्टोर करेगा। नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग नेम वैल्यू, एज की के कॉरस्पॉन्डिंग एज वैल्यू एंड ग्रेड की के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड वैल्यू। सिमिलरली जब मुझे स्टूडेंट का डिटेल शो करना है तो मैं इस लिस्ट पे आइट्रेट करूँगा। ठीक है, और उस लिस्ट के हर एक आइटम, लाइक स्टूडेंट के अंदर तो बहुत सारे
आइटम्स होंगे, स्टूडेंट के डिटेल्स होंगे, लाइक 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। तो मुझे अगर हर एक स्टूडेंट का डिस्प्ले अगर शो करना है तो मैं उसको लूप के थ्रू आइटरेट करूँगा और हर एक स्टूडेंट का डिटेल को मैं यूजिंग की में एक्सेस करके और अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रिंट फॉर्मेटिंग में मैसेज डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो कि प्रोसीजरल है। अब अगर मुझे इसको इसमें ऐड करना है तो लाइक अगर मैं ऐड करूँ तो सिंटेक्स में लाइक ऐड स्टूडेंट, ठीक है, और मैं दे दूँ राम को अगर मुझे ऐड करना है जिसका कि एज 14 है और वो 9th क्लास में पढ़ाई करता है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट का डिटेल ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उसका जो है डेटा में डिस्प्ले करूँ, लाइक क्या क्या स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि आई एम सक्सेसफुली एबल टू अपडेट एंड ऑल्सो डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी एरर दिख नहीं रहा है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और स्टूडेंट का डेटा ऐड करूँ तो आई विल कॉल द सेम फंक्शन एंड आई विल मेंशन लाइक नेम एज मोनू एंड एज इज़ 24 एंड ही इज़ करेंटली इन 5th क्लास। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट पहले ऑलरेडी एडेड था और चूंकि वो वेरिएबल ग्लोबल था तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्री देख सकते हो, है ना। तो आप चाहते हो डुप्लीकेट एंट्री ना हो तो उसके लिए आप फिर से इसको इस सेल को एक्सिक्यूट करो जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइंड है और उसके बाद इसको आप कॉल करोगे तो आप देखोगे डुप्लीकेट एंट्री नहीं है ना। तो दिस इज प्रोसीजरल। ठीक है, इसमें क्या क्या लिमिटेशन होते हैं? सबसे फर्स्ट लिमिटेशन होता है ग्लोबल वेरिएबल स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर कोड बेस लार्ज होगा तो देयर इज हाई चांस कि बाय मिस्टेक कोई और उस स्टूडेंट को एक्सेस कर ले या मॉडिफाई कर ले या डिलीट कर दे, है ना, देयर आर चांसेस। उसके बाद डेटा को हम लोग डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, है ना, जिसमें कि हम लोग ऐड एंड डिस्प्ले दोनों सेपरेट फंक्शन है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी किसी का नाम चेंज कर सकता है, किसी का एज चेंज कर सकता है ना, कोई भी यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। उसके बाद जब कोड का साइज हमारा इंक्रीज होता है तो मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आज 2 स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है, कल मेरे को 1000 स्टूडेंट का डेटा ऐड करना हो, है ना, फिर मान लो ये चीज़ मुझे सारे क्लास के लिए करना हो, फिर हर एक क्लास में हर एक सेक्शन के लिए करना हो, तो दिस कोड इज़ नॉट स्केलेबल। ठीक है, उसको स्केल करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि पाइथन दोनों स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। इट इज़ अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिक अगर आप स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो या बेसिक चीज़ें टेस्ट कर रहे हो, है ना, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो कि दैट इज़ वर्किंग और नॉट, तो इन दैट केस आप सिंपल प्रोसीजर में चले जाओ। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस आप उप्स टेक्निक का यूज़ करना। तो प्रोसीजरल केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि एवरी स्टूडेंट जो था वो एक डिक्शनरी था, है ना, डिक्शनरी था, और ऑल डिक्शनरी को हम लोग किस में ऐड कर रहे थे? एक लिस्ट में ऐड कर रहे थे। मतलब लिस्ट जो होता था वो क्या करता था, वो कंटेन करता था ऑल द डिक्शनरी या फिर ऑल द स्टूडेंट डेटा, है ना। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉलो करेंगे तो हम लोग हर एक स्टूडेंट को क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पिछले केस में हम लोग जो लिस्ट था ना, लिस्ट डेटा टाइप, दैट वाज द मैनेजर ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब हर एक स्टूडेंट का डेटा लिस्ट स्टोर करता था। बट इस केस में हमारा जो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट होगा ना स्टूडेंट क्लास का, उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक और क्लास होगा स्टूडेंट मैनेजर, जो कि उस डेटा को मैनेज करेगा, है ना। उस डेटा में कुछ अपडेट करना हो, नेम, एज, ग्रेड, या फिर कोई नया स्टूडेंट आता है उसका डेटा को ऐड करना हो, या फिर कोई स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना हो, तो ये सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इस केस में स्टूडेंट मैनेजर का जो क्लास है ना वो लेगा। उसमें 2 फंक्शंस होंगे, एक होगा स्टूडेंट को ऐड करना और दूसरा होगा सारे स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना। ठीक है, तो ऐसा समझो कि हर एक पर्पस के लिए, लाइक अगर मैं मान लो
कि क्लास है, क्लास 9th में मैं हूँ, तो 9th क्लास के स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैनेजर हो सकता है, 10th क्लास का डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैनेजर हो सकता है। तो मैनेजर मतलब स्टूडेंट मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ 10 मैनेजर बनाऊँ, तो मैं स्टूडेंट मैनेजर क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और हर एक मैनेजर एक अलग अलग पर्पस से स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा। तो इंटरनली स्टूडेंट मैनेजर जो क्लास है वो भी एक लिस्ट यूज़ करेगा टू स्टोर द डेटा, जो कि हम लोग पहले कर रहे थे। बट यहाँ पे चीज़ें स्ट्रक्चर हो जा रही है, और जो एक्सेस हो रहा है वो भी प्रॉपर वे में हो रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो होगा, स्टूडेंट का जो लिस्ट होगा ना, स्टूडेंट्स का जो लिस्ट होगा, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको एक्सेस करने के लिए मुझे स्टूडेंट मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेसिबिलिटी को भी लिमिट करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि उस वेरिएबल को मैं प्राइवेट बना दूंगा। तो प्राइवेट बनाने के बाद उसका एक्सेस भी लिमिटेड हो जाएगा। अभी इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जाना नहीं है, बस समझना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा 2 क्लास डिफाइन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, उसको थोड़ा फास्ट में करते हैं। एक मैनेजर होगा जो कि क्या करेगा, स्टूडेंट मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्लास कुछ नहीं होता है, क्लास इज नॉट ए रियल एंटिटी, क्लास इज ए काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, ऐसे समझना, ठीक है। अब जो मैनेजर बनाया, लाइक मैनेजर जो है, मान लो एग्जांपल की मैनेजर है, उसमें मैं उसके थ्रू मैं स्टूडेंट को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐड करना चाहता हूँ, और वही मैं कोड कॉपी कर लूँगा ऊपर। मैं राम का डेटा ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं एक और स्टूडेंट का डेटा ऐड करना चाहता हूँ, मोनू, है ना। मोनू का डेटा ऐड करना चाहता हूँ, जो कि करेंटली 5th क्लास में है, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि मैं जो डेटा ऐड कर रहा हूँ ना, वो मैं मैनेजर के थ्रू कर पा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डेटा को ऐड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँ चीज़ों को, तो मैं डिस्प्ले ऑल फंक्शन कॉल कर दूंगा, और डायरेक्टली नहीं कॉल कर पाऊँगा, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बन के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि सक्सेसफुली ये सेल एक्सिक्यूट हो गया, मतलब मुझे कोई एरर शो नहीं किया, और डिस्प्ले ऑल फंक्शन के हेल्प से मैं सारे स्टूडेंट का डेटा मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको अब बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है कोडिंग स्टाइल में प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो हमने बेसिक्स जो बेनिफिट था वो हमने ऊपर देखा, है ना, कि रीयूजेबिलिटी हाई होता है उप्स में कंपेयर टू लाइक प्रोसीजरल, चीज़ें प्रॉपर मॉड्यूलर होता है, उसको अपडेट करना आसान होता है, स्केलेबल होता है। उसके बाद और भी चीज़ें हमने देखा कि क्या बेनिफिट है। उसके बाद सिक्योरिटी होता है उप्स में, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इनकैप्सुलेशन। प्रोसीजरल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एनी वन कैन अपडेट एडिट योर ग्लोबल वेरिएबल जो कि आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा और अच्छे से समझा कि क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, ठीक है। अभी आपको सिंटेक्स पे नहीं जाना है कि ये इनिट क्या करता है ना, ऐड स्टूडेंट जो है उसके अंदर ये सेल्फ क्या है, इस सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ आज के लेक्चर का, कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ फाइन फॉर स्मॉल स्क्रिप्ट। अगर हम लोग कोई छोटे मोटे टास्क कर रहे हैं ना, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में, देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है दैट इज़ द अल्टीमेट प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या फिर जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल कोडिंग करते हैं, तो ठीक है। जो उप्स का कॉन्सेप्ट होता है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारे कोड को रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है, हमारा जो चीज़ें होती है वो स्केलेबल होता है, और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है रियल वर्ल्ड चीज़ों को, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल से ये देखते हैं कि कैसे, मतलब कैसे विजुअलाइज किया जाता है कोई भी चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है। तो लेट्स लुक एट सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, some real world problems
कुछ टॉप कंपनीज या कुछ टॉप बिजनेस में चीज़ें कैसे काम करती है इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में जो है ना कस्टमर एक क्लास है। कस्टमर एक क्लास है क्यों? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, राम श्याम मोनू सोनू, है ना। तो कस्टमर जो है वो एक क्लास है, उसको आप क्लास के टर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसके कुछ फंक्शंस होंगे, वो कुछ परचेज कर सकता है, अपना अकाउंट अपडेट कर सकता है ना। उसके बाद वो पेमेंट कर सकता है, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं। अगर कोई ऐसा एंटिटीज में ये दोनों चीज़ होते हैं तो उसको हम लोग एज ए क्लास या ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर इज ए क्लास, जो मर्चेंट होता है, जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग करता है इन वेबसाइट्स, दैट इज ऑल्सो ए क्लास। जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक क्लास होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस होता है, नाम होता है, ब्रांड होता है, टैक्स होता है, उसका मर्चेंट होता है, उसके कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं। क्या बिहेवियर्स होते हैं? हम लोग किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, विश लिस्ट कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, है ना। अगर वो विश लिस्ट में है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे बिहेवियर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं उस क्लास का, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट या क्लास बोल सकते हो। डिलीवरी बॉय, ठीक है, डिलीवरी जो बॉय होता है वो भी एक क्लास इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिलीवरी बॉय होते हैं, तो हर एक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग स्विगी का एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर जो होगा वो एक क्लास होगा, रेस्टोरेंट एक क्लास होगा, है ना। बहुत सारे रेस्टोरेंट हो सकते हैं, हर एक रेस्टोरेंट के कुछ मेन्यू आइटम हो सकते हैं, है ना, उसका रेटिंग हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। फूड आइटम एक क्लास होगा, हर एक फूड आइटम का एक प्राइस होगा, टैग होगा, इंग्रेडिएंट्स होगा, लेबल होगा कि वेज है या नॉन वेज है ना। तो वो भी एक क्लास होता है। उसके अलावा डिलीवरी जो बॉय होता है वो भी एक क्लास होगा, एम्प्लॉई वो भी एक क्लास होगा, ठीक है। उसके अलावा ओला के केस में आते हैं तो जो राइडर होगा वो एक क्लास होगा, कैप्टन जो होगा वो एक क्लास होगा, एम्प्लॉई एक क्लास होगा। तो ये सारे हमने एग्जांपल देखें कि कैसे हम लोग चीज़ों को बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास या ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट का या हर एक क्लास का कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, और कुछ फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करते हैं या कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। इससे काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट हुआ हमारे लर्निंग का कि क्यों उप्स हमें सीखना है ना। उप्स का क्या एज होता है कंपेयर टू प्रोसीजरल। चीज़ों को क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से कितना बेनिफिट होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से देखा, समझा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू उप्स इन पाइथन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि उप्स क्या होता है ना, उप्स के कैसे काम करता है, उप्स का सिंटेक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इस कंटेंट को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।